बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दर्द से मेरी चीखें आसमान को छूने लगी थी और ऐसे में मेरे पास सिवाय मेरी भाभी के और कोई नहीं था। एक वही तो थी जिन्हें मेरी परवाह थी, जो मेरा ख्याल करती थी और सारी दुनिया के खिलाफ जाकर मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आई थी। यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी मुझे धुतकार दिया था और आज भी मुश्किल की इस घड़ी में वही मेरे सराहने खड़ी मेरे सर पर हाथ फेर रही थी। अब से कोई घंटा भर पहले मुझे शदीद दर्द शुरू हुआ था और मैंने अपनी भाभी को जब फोन करके बताया तो वो एक दाई को भी साथ लेकर आई और अब वही दाई मेरा केस कर रही थी। कुछ ही देर में कमरा बच्चे के रोने की आवाज से गूंजने लगा और मेरी चीखें दम तोड़ गईं। बच्चे की आवाज ने मुझे सुकून पहुंचाया था और फिर दाई ने बताया, मुबारक हो, मैंने बेटी को जन्म दिया है। ये लफ्ज सुनते ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। मेरी भाभी ने दाई को पैसे देकर रुखसत किया और मुझे संभालते हुए कहने लगी कि अब तुम 7 बेटियों की माँ बन चुकी हो, हिम्मत और हौसले से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रोते हुए भाभी की तरफ देखा और पूछा, क्या ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा? ये दुनिया मुझे बदकिरदार कहती है, मेरी बेटियों को कौन अपनाएगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? भाभी ने मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, जिसने इन्हें जिंदगी दी है वही इनका मुस्तकबिल भी संवार देगा। तुम सोच सोच कर खुद को अजियत ना दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर भाभी ने पर्स खोलकर हजारों रुपए निकाले और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। भाभी की इस नवाजिश पर मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने इनकार किया और कहा, भाभी आप कब तक यूं ही मेरी मदद करती रहेंगी? अब तो मेरा सगा भाई भी मुझे नहीं पूछता। ये दुनिया मुझे बदकिरदार ठहराती है और सच तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि बच्चे किसके हैं, ये किसकी बेटियां हैं। पता कैसे चले कि मैं कैसे हामला हो जाती हूँ? एक के बाद एक मैंने 7 बेटियां पैदा कर दी। अब तो मेरा तमाशा बन चुका है। भाभी मुझे मोहब्बत से समझाने लगी कि ये वक्त इन बातों का नहीं, वो भी बच्ची पैदाइश के मरहले से गुजरी हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अभी ने मेरी बड़ी बेटी को आवाज दी जो अब 10 साल की होने वाली थी और छोटी बेटी को उसकी गोद में डाल दिया और कहने लगी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसे संभाल लो। भाभी खुद मेरे पास ही रुक गई थी। मैंने पूछा, आप घर नहीं जाएंगी? तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं, तुम्हारे भाई से कहकर आई हूँ, अपने मेके जा रही हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगी। भाभी की इस मोहब्बत पर मेरा दिल मोम हो गया और मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, भाभी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुझ पर भरोसा ना करती और मेरा साथ ना देती तो शायद आज मैं और मेरी बेटियां सड़क पर धक्के खा रहे होते। मेरे सीने से लगी भाभी कहने लगी, गैरों वाली बातें करती हो नसीम, तुम मेरी इकलौती नंद हो और मैं जानती हूँ तुम बदकिरदार नहीं हो। बस खुदा ने तुम्हें शायद इसी तरह औलाद देनी है, तुम इसे खुदा का इनाम समझ कर लेती जाओ। बेटियां तो वैसे भी रहमत होती हैं। भाभी की बात सुनकर मैं उनकी तरफ देखने लगी। पता नहीं कैसे वो इतनी अच्छी बातें कर लिया करती थी, वरना ये जमाना तो मेरे हवाले से ऐसी बातें कहता था कि सुनकर भी कानों से धुआं निकलने लगता। 2 दिन भाभी मेरे साथ रही और फिर वापस अपने घर चली गई। जाने से पहले उन्होंने घर में राशन भी डलवाया और मेरे हाथ पर मजीद पैसे भी रखे। कुछ दिन गुजरे और पास पड़ोस वालों तक खबर पहुंच गई कि मैंने फिर बेटी को जन्म दिया है, तो मोहल्लेदार झगड़ा करने को आ गए। हर कोई चाहता था कि मैं ये घर छोड़ दूं, क्योंकि मेरी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। हर कोई जानना चाहता था कि मेरी बेटियों का बाप कौन है और अगर इनका कोई बाप नहीं है तो फिर मैं किसके साथ मुंह काला करती हूँ। मेरे मालिक मकान की मेहरबानी थी जिसने मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ था, क्योंकि मेरी भाभी उसे वक्त पर किराया अदा करती थी। बड़ी मुश्किल से मोहल्लेदारों ने हमारा दरवाजा छोड़ा और फिर कुछ दिनों बाद मुझे घर का कुछ सामान लेने के लिए घर से निकलना पड़ा। 7 बेटियों को अंदर छोड़कर मैंने बाहर से ताला लगाया और सौदा लेने दुकान पर गई तो दुकान वाले ने इधर उधर देखा, फिर झुककर मुझसे कहने लगा, अपना रेट ही बता दो, मेरी बीवी मुझे खुश नहीं रखती, जब दिल चाहेगा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। की बात सुनकर शर्म के मारे मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया और मेरा दिल चाहा मैं इसका मुंह तोड़ दूं। मैंने गुस्से से इससे कहा, बड़े ही बदजात हो, शर्म नहीं आती एक औरत से ऐसी बातें करते हुए? मुझे देखकर अपने लाल दांत दिखाकर वो जोर से हंसा और कहने लगा, लो भाई, बगैर शोहर के तुम 7 बच्चों की माँ बन गई और पारसाई का लिबादा ओढ़े घूमती हो, बड़ी पाक दामन हो। जानता हूँ अच्छी तरह तुम जैसी औरतों के पास बच्चों की पैदाइश कैसे होती है। इसी तरह अपना दाम बताओ और काम करो। तुम जैसी औरतें शरीफों के मोहल्ले में रहें या तवाइफों के बाजारों में, हम तो एक ही करती है ना। अच्छा है, इस तरह हमें भी बदनाम जगह नहीं जाना पड़ेगा और यही शरीफों के मोहल्ले में काम हो जाएगा। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं बगैर सौदा लिए वहाँ से निकल गई। बार बार अपने सर से चादर को ठीक करती और अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपाती। मैंने एक गली पार की थी कि 2 लड़के मेरे
میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگے کیا بات ہے بھائی 7 بیٹیوں کی اماں کو دیکھو، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابھی کنواری ہے، اگر شادی کرے گی تو کتنے بچے پیدا ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں زور سے ہنسے تھے اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس معاشرے میں تو ایک ایسی عورت کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا جس کی 7 بیٹیاں شوہر سے پیدا ہوں۔ پھر میں تو وہ عورت تھی جس نے بغیر شادی کے 7 بیٹیاں پیدا کر دی تھی اور خود بھی اس بات سے انجان تھی کہ ان کا باپ کون ہے۔ مجھے کیسے جینے کا حق دیا جا سکتا تھا؟ کیسے سوچ سکتی تھی کہ اس معاشرے کی عزت دار مرد مجھے عزت سے جینے دیں گے؟ جیسے تیسے میں ضرورت کا سودا لے کر گھر لوٹ آئی تھی اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میری چیخیں، میرا رونا سارے گھر میں گونج رہا تھا۔ میری 7 بیٹیاں پریشان سی میرے ارد گرد بیٹھی تھی اور سب کی سب بالکل ایک جیسی نظر آتی تھی، جیسے ان کا باپ ایک ہی ہو۔ سب کی نیلی نیلی آنکھیں تھیں اور رنگت ایسی سرخ و سفید تھی کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جاتی، جبکہ میں سانولی تھی اور میری آنکھیں بھوری تھیں۔ پتہ نہیں میری بیٹیاں کس جیسی تھی، کبھی کبھی تو وہ بالکل میری بھابھی جیسی لگتی، کیونکہ میری بھابھی کی آنکھیں بھی نیلی تھی اور وہ بھی بہت گوری تھی۔ لیکن میری بیٹیاں میری بھابھی پر کیوں جاتی؟ شاید اس لیے کہ اچھے برے میں میری بھابھی ہی ہر وقت میرے ساتھ تھی۔ انہیں دیکھ کر ہو سکتا ہے حمل کے دنوں میں میری بیٹیاں بھی ان جیسی ہو گئی ہوں۔ جو بھی تھا میری بچیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن شاید ان کے نصیب اتنے خوبصورت نہیں تھے، کیونکہ وہ میرے گھر پیدا ہوئی تھی، بنا باپ کے نام سے پیدا ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس معاشرے میں پیدا ہوئی جہاں ماں باپ کے گناہوں کا کفارہ بھی اولاد سے پورا کروایا جاتا ہے۔ میری بڑی بیٹی نے جب مجھے اس طرح روتے پیٹتے دیکھا تو آ کر میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی ماں کیوں پریشان ہوتی ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ہم مل کر ساری بہنوں کو سنبھالیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس معصوم کی بات سن کر مزید رونا آیا۔ اسے کیا معلوم تھا جب وہ اس گھر سے باہر نکلے گی تو یہ دنیا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ میں نے دل سے دعا کی میرے مجرموں کو عبرتناک سزا دے، جنہوں نے مجھے بغیر شادی کے حملہ کر دیا، مجھ پر ایسا ظلم ڈھایا وہ کبھی سکون سے نہ رہ سکیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے بھائی سے بھی شکوہ ہوتا، اس نے میری پاک دامنی پر بھروسہ نہ کیا تھا اور پہلے حمل پر ہی مجھے گھر سے باہر کر دیا، اور اپنے اسی عاشق کے پاس دفع ہو جاؤ جس کی اولاد اپنے پیٹ میں پال رہی ہو۔ میں بہت روئی تھی، اپنے بھائی کے پاؤں پکڑے تھے، لیکن انہوں نے میری بات پر اعتبار نہ کیا۔ وہ تو میری بھابھی تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر نہ صرف مجھے سنبھالا تھا بلکہ سینے سے لگایا تھا۔ یہ کرائے کا گھر بھی انہوں نے مجھے لے کر دیا تھا اور آج تک میرا خرچہ اٹھاتی رہی تھی۔ میں نے سارے زمانے میں ایسی بھابھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے سگی بہنوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کا سلوک کیا تھا۔ اب بھی جب روتے روتے میری طبیعت بگڑی تو اتفاق سے بھابھی آ گئی اور میری حالت دیکھ کر کہنے لگی تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے اس طرح رونے سے بچیاں نہ صرف پریشان ہوں گی بلکہ ان پر برا اثر پڑے گا، ابھی نادان ہے۔ اگر تمہاری باتوں کا کوئی مطلب نکال لیں یا پھر اپنے باپ کے بارے میں سوال کریں گی تو تم کیا جواب دو گی؟ ہوش کے ناخن لو اور بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ وہ پریشان ہو۔ ہمیشہ کی طرح بھابھی کی بات میں وزن تھا، اس لیے میں اپنے آنسو پہنچ کر چپ ہو گئی۔ میں اپنی بچیوں کو معاشرے سے بچانا تھا، میں اپنے آنسوؤں کے ذریعے انہیں کمزور نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ بھابھی کہنے لگی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2-3 دن یہی رہوں گی۔ انہوں نے میرے سامنے ہی بھائی کو فون ملایا اور کہہ دیا میں اپنے میکے میں ہوں اور 2 دن بعد لوٹ آؤں گی۔ میں نے بھابھی کا شکریہ ادا کیا کہ مشکل وقت میں میرے لیے کسی ڈھال کی طرح تھی۔ کافی دیر تک میں اور بھابھی باتیں کرتے رہے، ان کی باتوں نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ پھر رات ہوئی تو بھابھی کہنے لگی اب تم اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ سکون سے سو جاؤ، میں آج رات ارم کے ساتھ گزار لوں گی۔ ارم میری سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ واقعی میری چھوٹی بیٹی بہت زیادہ روتی تھی اور ساری رات ہنگامہ کرتی تھی، بھابھی کی بھی نیند خراب ہوتی، اس لیے میں نے انہیں ارم کے ساتھ سونے دیا اور خود اپنے کمرے میں چھوٹی مانو کے ساتھ سو گئی۔ 2 دن بھابھی ہمارے گھر رکی اور پھر واپس چلی گئی۔ کے آنے سے بچیاں بھی بہت خوش ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اس دفعہ ارم کی حالت کچھ عجیب سی تھی، بہت گمسم لگ رہی تھی، خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا ارم کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں اماں، ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہو۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی بھابھی کہنے لگی کیوں درد نہیں ہوگا، ساری رات اوندا پڑ کر سوتی ہے، اونھے سونے سے پیٹ میں ہی تو درد ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اسے رات کو سیدھا کیا لیکن یہ پھر اوندھی ہو کر لیٹ گئی۔ بھابھی کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، ارم کو بچپن سے الٹا لیٹ کر سونے کی عادت تھی، لیکن آج تک کبھی اس کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا تھا جیسی شکایت وہ اب کر رہی تھی۔ 2 دن بہت ہی مصروف گزر گئے، پھر 2 دن بعد وہ واپس چلی گئی۔ میں بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ 7 بچیوں کے ساتھ دن کہاں گزرتا تھا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب تک میں نے اپنی کسی بچی کو خوف کے مارے اسکول تک نہیں ڈلوایا تھا، وہاں جا کر باپ کا نام کیا لکھواؤں گی، لوگ میری بیٹیوں سے ایک عجیب سا سلوک کریں گے۔ یہی سب باتیں چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ کچھ ایسا ہوا کہ میرے رہ سے ہوش بھی اڑ گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری بیٹی ارم کے پیٹ کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا، پھر اسے کیے ہونے لگی تو میں پریشانی کے عالم میں قریبی ہسپتال لے گئی۔
वहाँ जाकर पता चला मेरी बेटी हामला है। सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। जो अजियत तब तक मैं अपनी जात पर झेल रही थी वो अब मेरी बेटी के हिस्से में आ गई थी। कैसे मुमकिन था कि मेरे होते हुए मेरी मौजूदगी में किसी ने मेरी बेटी के साथ बदकारी कर दी हो। डॉक्टर ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहने लगी, आप कैसी औरत है, आपको ना ही अपने बच्चों के बाप का इल्म है, ना ये पता है कि आपकी बच्ची कैसे हामला हो गई। आपकी बच्ची की उम्र सिर्फ 11 साल है। आप जानती है इतनी कम उम्र में हामला होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं, और वो भी एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली है जिसके बाप का पता नहीं। मैंने हाथ जोड़कर रोते हुए डॉक्टर से कहा, मैं नहीं जानती मुझ पर ये सितम कौन ढा रहा है। हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कौन दुश्मनी कर रहा है। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस दुख से बचाना चाहती हूँ, आप इसका हमल जाया करवा दें। डॉक्टर ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, पहले तो इतनी कम उम्र में हमल ठहर गया, बड़ी मुसीबत है। ऊपर से जाया करने की बात करके तुमने अपनी फूल जैसी बच्ची को मारने की बात कर दी। जिस्म में इतनी जान नहीं है कि हम बच्चा जाया कर दें। जो भी है इसे बच्चे को अपनी कोख में रखना होगा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि इरम की सेहत और जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसीलिए मैं अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आ गई और इसे मुकम्मल तौर पर दुनिया की नजरों से छुपा लिया। और गुजरते दिन के साथ उसकी तबीयत खराब हो रही थी और बार बार पूछती है, अम्मा मुझे क्या हो गया, मेरा पेट क्यों बड़ा हो रहा है। उसके सवाल सुनकर मैं रोने लगती और कोई जवाब न दे पा। हफ्ता भर बाद मेरी भाभी फिर मिलने आई तो मैंने उन्हें इरम के हमल का बताया। लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब मेरी भाभी ना ही परेशान हुई, ना ही उन्हें इस बात की फिक्र सताई कि ये सब कुछ कैसे हो गया, बल्कि वो इरम के सर पर हाथ रख कर दुआ देते हुए कहने लगी, खुदा तुम्हें नेक औलाद दे, तुम भी अपनी माँ की तरह सब्र से काम लेना। ये सुनकर मैंने हैरत से भाभी को देखा और पूछा, भाभी जान आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या आपको पता है। ये खबर सुनकर हैरानी नहीं हुई। मेरी बात सुनकर भाभी मुस्कुराई और कहने लगी, अब मुझे हैरानी नहीं होती, तुम्हें देखकर 7 दफा तुम हामला हो गई और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ किसने ये किया। तुम्हारी बेटी के मामले में मैं क्या हैरान हूँ। भाभी के लहजे पर मैं खामोश होकर रह गई। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन एक वही तो मेरी हमदर्द थी, उन्हीं के साथ तो मैं जी रही थी। उन्हें गलत कह देती या बुरा बोलती तो इस सहारे से भी चली जाती। अम्मा अब्बा तो पहले इंतकाल कर गए थे, फिर भाई अपनी मर्जी से पता नहीं कहां से भाभी को ब्याह कर लाया था। मैं नहीं जानती थी कि वो किस खानदान से हैं, कौन है, मगर इतना जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती हैं और मेरा ख्याल रखने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने इरम के हमल का सुनकर रद्द अमल दिखाया था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मेरे साथ बुरा करने वाला कौन था, मेरे साथ हमल कैसे ठहरे थे, जबकि इस घर में कोई आता भी नहीं था। पहला हमल तो भाई के घर पर हुआ था और वहाँ भी मेरे भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं था। बाकी 6 हमल इस घर में ठहरे थे और सिवाय भाभी के इस घर में किसी का आना जाना नहीं था। हमेशा भाभी ही आती, मेरे साथ रहती, सोती और फिर 2 दिन बाद वापस चली जाती। इस बार भाभी मेरी बजाय इरम के साथ सोई थी और इरम ने पेट के दर्द की शिकायत भी की थी और इनके जाने के बाद ही इरम हमला हुई थी। तो क्या इस सारे हमल के पीछे भाभी का हाथ था? लेकिन एक औरत होकर वो कैसे हमें हमला कर सकती थी? ये सब करके उन्हें क्या हासिल होता, जबकि वो तो अब तक खुद हमारा खर्चा उठा रही थी और हमारी वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डाल बैठी थी, क्योंकि वो हमेशा भाई से छुप कर मेरे पास आती थी। दिल दिमाग में अजीब अजीब सवालात पैदा हो गए थे। मैं बस किसी भी तरह सच जानना चाहती थी। मेरे बाद इरम की जिंदगी भी बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बाकी बेटियां भी इस मुश्किल मरहले से गुजरें और उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसे ही बदकिरदारी का रंग लगे। और सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचूंगी। और फिर मेरी बेटी के हमल को दिन गुजरते गए, लेकिन इस दफा मैंने बच्चे की पैदाइश के लिए दाई नहीं बुलवाई, बल्कि सीधे अपनी बेटी को अस्पताल ले गई। मैं उसकी सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वहाँ उसका केस हुआ तो मैंने भाभी को बुलवाया और उनसे झूठ कहा कि फौरन इरम को खून चढ़ना है, आप खून दे दें। मेरे कहने पर भाभी ने पहले खून का सैंपल दिया ताकि चेक किया जा सके कि इनका खून इरम को लग सकता है या नहीं। मैंने वही सैंपल और इरम के खून का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में जमा करवाया ताकि पता कर सकूं कि क्या मेरी बेटी से और मेरी बेटी के बच्चों से मेरी भाभी का कोई लेना देना है या नहीं। अब मुझे रिपोर्ट आने का इंतजार था। डॉक्टर ने कहा हफ्ते बाद रिपोर्ट मिलेगी, इसलिए मैं इरम को लेकर घर चली आई थी। मेरी बेटी ने भी एक बेटी को जन्म दिया था और जो हमारे घर में 8 बेटियां हो गई थी। मैं इन 8 को देखती तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता। इनके मुस्तकबिल की फिक्र मुझे खाने लगती और साथ साथ रिपोर्ट का इंतज़ार मुझे सूली पर लटकाए हुए था। मुझे डर था कि कहीं रिपोर्ट में कुछ ना हो। मैं सोच रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि इन बच्चों का कोई ना कोई ताल्लुक मेरी भाभी से ज़रूर है, क्योंकि मेरी बेटी के पास होने वाली बेटी भी नीली रंग की आंखों वाली गोरी चिट्टी सी गुड़िया थी
भाभी को अब तक पता नहीं चल सका था कि मैंने बहाने से उनके खून का सैंपल लिया और फिर पूरा एक हफ्ता गुजर गया। मैं रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंची तो रिपोर्ट में ऐसी बात आई कि मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे अंदेशे बिल्कुल सही साबित हुए थे, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया था कि मेरी बच्ची और मेरी भाभी का डीएनए बिल्कुल एक है। लेकिन मेरी भाभी तो एक औरत थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि एक औरत होकर वो किसी भी तरह मुझे या मेरी बेटी को हमला कर देती। मैंने वो टेस्ट की रिपोर्ट पकड़ी और सीधी अपने भाई के घर पहुंच गई। मेरा भाई भी घर पर था। दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर भाई के चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से से कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुमने हम पर कम बदनामी के दाग लगाए हैं जो फिर अपना मुंह लेकर यहाँ आ गई हो? मोहल्ले वाले तेरी वजह से आज भी हम पर थूकते हैं। अब तो मेरी बीवी उम्मीद से हो गई है और मैं नहीं चाहता कि तेरा साया मेरी बीवी पर पड़े। मैंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अपने भाई के आगे फेंकी और कहा, ये देख लो मैं क्या लेकर आई हूँ। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी का खून है और दोनों की टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसी है, और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब मेरे हमल की वजह तुम्हारी बीवी बनी हो। मेरी बात सुनते ही भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगा, अजीब अहमक औरत हो तुम। मेरी बीवी एक औरत है, वो कैसे कर सकती है एक औरत को हमला? वो तो खुद उम्मीद से है। और रही बात इस रिपोर्ट की, तो तुम कोई जेली रिपोर्ट बनवाकर हमारी जिंदगी बिगाड़ने आ गई हो। मेरी बात सुनकर भाभी भी रोने लग गई। वो रोते हुए कहने लगी, मैंने तो सालों तुम्हारे बच्चों की देखभाल की, परवरिश की, पैसे दिए, और आज तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। अपने शौहर से छुप छुप कर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम हो कि मुझे ही गुनहगार ठहरा रही हो। मैंने रिपोर्ट खोलकर भाई को दिखाई जो शहर के बड़े अस्पताल की थी, और उनसे कहा जाकर तस्दीक कर लें, ये रिपोर्ट उसी अस्पताल की है और जैली नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी बीवी ने क्या किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब से आपकी बीवी हमारी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया है। मेरे गले में पड़ा बदनामी का ये ढोल किसी और का नहीं बल्कि आपकी बीवी का डाला हुआ है। इतना सुनना था कि भाभी गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी ताकि मुझे पकड़कर अपने घर से निकाल फेंके या फिर मेरा गला दबा दे। अचानक उसका पाँव फिसल गया और बुरी तरह गिरी और जोर जोर से चीखने लगी। भाभी की भी गिरती हालत देखकर भाई सारा गुस्सा भूल गया। मैंने भी भाई की मदद की। हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो पता चला भाभी का हमल ज़ाया हो चुका है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर भाई रोने लगे, और जब भाभी को यह खबर मिली तो वो बुरी तरह चीखने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि उनसे माँ बनने की सलाहियत छिन चुकी है। मैं तो खुद हक्का बक्का सी एक कोने में खड़ी थी। शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। काश मैं गुस्से से अपने भाई के घर ना जाती तो आज मेरे भाई की खुशी उनसे ना छीनी होती। अफसोस से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। भाई ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, दफा हो जाओ यहाँ से, हमारी खुशियों को खा गई हो, अब यहाँ क्यों खड़ी? मैंने एक नजर भाभी पर डाली और वापसी के लिए पलटने लगी। भाभी की आवाज ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है और आज मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। भाभी की बात सुनकर जहां मैं हैरान हुई थी, वहीं मेरा भाई भी हक्का बक्का होकर भाभी को देखने लगा था। भाभी रोते हुए कहने लगी, मैंने एक कोठे पर जन्म लिया था, लेकिन मैं अकेली पैदा नहीं हुई थी, बल्कि मेरे साथ मेरा भाई भी पैदा हुआ था। हम जुड़वा बहन भाई थे। कोठे पर औरतों को तो शायद फिर भी कोई जिंदगी मिल जाती है, लेकिन मर्दों का हाल बुरा होता है। मेरे साथ भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो सारा दिन एक कमरे में बंद रहता और मुझे और मेरी माँ को लोगों के सामने नाचता देखता रहता। इस तरह की जहनी हालत बहुत ख़राब हो गई और नफ्सियाती हो गया। उसे दौरे पड़ने लगे थे। मैं और मेरी माँ बड़ी मुश्किल से उसे संभालते थे। फिर मेरी माँ भी मर गई तो मैं और मेरा भाई तन्हा रह गए थे। सारी रात कोठे पर रक्स करती, सारा दिन अपने भाई को संभालती। ऐसे में एक रोज़ कोठे पर तुम्हारा भाई आया और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारा भाई मुझे कोठे से ही बहलाया था। मैंने कभी तुम्हारे भाई को अपने जुड़वा भाई के बारे में नहीं बताया था और उसे खामोशी से किराए का घर ले दिया और वहीं उससे मिलने जाती, उसका ख्याल करती। एक रोज मैं अपने भाई से मिलने के लिए गई तो वो पाँव पटकने की जिद करने लगा कि उसे शादी करनी है। वो भी अपनी बीवी के साथ वैसे रहना चाहता है जैसे वो कोठे पर मर्दों और औरतों को देखता था। मेरा भाई पागल था। अगर मैं इसकी बात ना मानती तो शायद अपनी जान ले लेता। फिर मैंने मौका देखकर एक दिन रात को उसे घर बुला लिया और उस रात तुम्हारा भाई शहर से बाहर गया हुआ था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, तुम्हें बेहोशी की दवा दी, अपने भाई को तुम्हारे कमरे में छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था मेरे ऐसा करने से तुम हामला हो जाओगी। मैंने सोचा था ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और यह खेल एक रात में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बात एक रात पर ख़त्म ना हुई, क्योंकि मेरे भाई को अब इस सब में मज़ा आने लगा था। वो हर कुछ दिन बाद मुझसे फरमाइश करता कि उसे तुम्हारे पास छोड़ दूँ। उसकी तबीयत की वजह से मैं मजबूर हो गई थी। फिर जब तुम्हारे हमल की खबर खुलकर सामने आई तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने सारी ज़िंदगी कोठे पर पैसे कमाए थे, इसलिए बासानी तुम्हें किराए का घर ले दिया और इसी बहाने मेरे भाई को मनमानी करने का मौका भी मिल गया।
پے در پے تم 7 بیٹیوں کی ماں بن گئی اور میں بخوشی تمہارا خرچہ یہ سوچ کر اٹھاتی رہی کہ میرا پاگل بھائی خوش ہے۔ جب 7 بیٹیاں میں نے دیکھی اب تمہاری جان ختم ہو رہی ہے، تم یہ سب برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو اور میں تمہیں مزید بے ہوش نہیں کر سکتی، تو میں نے اس رات تمہاری جگہ ارم کو بے ہوشی کی دوا دے دی اور میرے بھائی نے ارم کو بھی حاملہ کر دیا۔ تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بیٹی کی بیٹی بھی میرے بھائی کی اولاد ہے۔ میرا بھائی ایک پاگل انسان ہے، میں نے جو کچھ کیا اس کی خوشی کے لیے کیا۔ کیا میں جانتی ہوں یہ سب گناہ ہے؟ اس کی سزا مجھے اس طرح ملی ہے کہ اب میں خود اولاد کے لیے ساری زندگی ترستی رہوں گی۔ مجھے لگتا تھا یہ سچ کبھی کھل کر سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ میرا بھائی اور میں جڑواں تھے، اس لیے ہمارا ڈی این اے ایک ہی ہے، اس لیے تمہیں لگا یہ بچیاں میری ہیں۔ یہ سب سن کر میرے بھائی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، غصے سے ان کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور بنا سوچے سمجھے میرے بھائی نے میری بھابھی کو 3 طلاقیں دے ڈالی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بدذات عورت کو اٹھا کر عزت سے اپنے گھر میں جگہ دی اور اسی عورت نے ان کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا۔ میرے بھائی نے میری بھابھی کو ہسپتال میں ہی چھوڑ دیا اور مجھے اور میری بیٹیوں کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ بھائی نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگے مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے لیے غلط عورت کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ سچ جاننے کے بعد میں نے بھائی کو معاف کر دیا تھا کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، البتہ شاید آنے والی ساری زندگی میری بیٹیوں کو بہت کچھ بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائی نے میری بیٹیوں کو اپنا نام دیا تھا، انہیں اپنی پہچان دی تھی، لیکن آج بھی مجھے لگتا ہے کہ جب میری بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچیں گی تو لوگ میرے ماضی کو بھلانے کی بجائے مجھ سے کرید کرید کر سوال کریں گے اور پھر میری بیٹیوں کو ایک اذیت بھری زندگی گزارنی پڑے گی۔ لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں میرا اور میری بیٹیوں کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ معاشرہ میری بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرے گا اور آنے والی زندگی میں انہیں جینے کا حق دے گا؟ یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔